नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। इस वीडियो से जानेंगे हम कि संविधान की प्रस्तावना संविधान में आखिर क्यों दी गई है, संविधान में किन किन शब्दों को जोड़ा गया और क्यों जोड़ा गया, क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इससे संबंधित जो भी वाद हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, और इस विषय से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो एग्जाम में आते हैं उन सभी प्रश्नों पर बात करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है प्रस्तावना। इसे हम उद्देश्य का भी कहते हैं, इसे हम आमुख भी कहते हैं, इसे हम अंग्रेजी में प्रियम्बल भी कहते हैं। संविधान के अंग्रेजी वर्जन में जो शब्द दिया है वो है प्रियम्बल, लेकिन जो हिंदी वर्जन में जो शब्द दिया है वो दिया है उद्देश्य का। प्रस्तावना आम बोलचाल की एक भाषा में है। अमूमन प्रत्येक अधिनियम के आरंभ में एक उद्देशिका रहती है। उद्देशिका में उन उद्देश्यों को शामिल किया जाता है या उन उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है जिनकी प्राप्ति के लिए वह अधिनियम पारित किया गया है। उद्देशिका किसी भी अधिनियम के मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। ठीक यही बात संविधान पर लागू होती है। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचार की कुंजी कही जाती है। अब प्रश्न आता है कि उद्देशिका को किस संविधान से लिया गया है। तो उद्देशिका के विचार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन उद्देशिका की जो भाषा है उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ये अधिकतर एग्जाम में प्रश्न आता है कि उद्देशिका की यानी प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है या उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। अब जानेंगे कि प्रस्तावना को यानी कि उद्देशिका को संविधान में शामिल करने के लिए क्या वजह थी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने इस उद्देश्य प्रस्ताव की ड्राफ्टिंग तैयार की, यानी कि प्रारूप तैयार किया, और प्रारूप तैयार करने के बाद उन्होंने इस प्रारूप को, वो प्रारूप किसका है तो प्रारूप है उद्देश्य प्रस्ताव का। कौन पेश कर रहा है यानी किसने बनाया, तो वो बनाया BN राव ने, जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। BN राव ने उस उद्देश्य प्रस्ताव के ड्राफ्ट को यानी कि प्रारूप को संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को सौंपा। प्रारूप समिति ने इस पर विचार विमर्श किया। संविधान सभा पर इस विषय पर वाद विवाद हुआ, चर्चाएं हुई, और अंत में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस ड्राफ्ट को यानी कि उद्देशिका को संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर लिया। तो प्रश्न आता है कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब स्वीकार किया यानी कि कब पारित किया। तो उत्तर है 22 जनवरी 1947 को। पेश कब हुआ, तो पेश हुआ 13 दिसंबर 1946 को। अब जानेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से प्रस्तावना शुरू होती है और अंत में आत्मार्पित करते हैं से खत्म होती है। तो पढ़ देते हैं हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक
26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। तो ये है संविधान की प्रस्तावना, जिसमें प्रस्तावना शुरू होती है कि हम भारत के लोग, क्योंकि सत्ता का जो सोर्स है वो है भारत की जनता। अब जानेंगे कि उद्देश्य का के वो 4 उद्देश्य कौन से हैं, वो 4 लक्ष्य कौन से हैं, या कह दें वो 4 तथ्य कौन से हैं। तो पहला तथ्य है सत्ता का स्रोत। सत्ता का स्रोत क्या होगा? सत्ता का स्रोत है भारतीय जनता। भारतीय जनता ताकत देती है संविधान को, और संविधान ताकत देता है सत्ता को, यानी कि जो मूल स्रोत है सत्ता का वो है भारतीय जनता। दूसरा तथ्य है इसमें सत्ता का प्रकार कैसा होना चाहिए। तो सत्ता का जो प्रकार होगा वो 5 प्रकार का होना चाहिए। सत्ता संप्रभु होनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी प्रस्तावना में कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि इस तरह की सत्ता होनी चाहिए, संप्रभु होने चाहिए। संप्रभु का मतलब होता है कि हमारे किसी भी निर्णय पर, चाहे वो निर्णय आंतरिक हो या बाहरी हो, किसी भी निर्णय पर किसी भी अन्य देश का दबाव नहीं होना चाहिए। हम जो काम करेंगे हम उसमें संप्रभु हैं। हमारा जो निर्णय होगा वो सिर्फ हमारा होगा, वो किसी अन्य देश का नहीं होगा। जैसे कि एक डिबेट के दौरान एक लड़की ने बोला था कि आज़ादी पूरी तरह से हमको नहीं मिली है, वो 99 साल की लीज पर दी गई है। ऐसे ही एक लड़की नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनमें यह भ्रम की स्थिति रहती है कि हमको जो आज़ादी मिली है वो लीज पर मिली है। लेकिन यह सब बात पूरी तरह से भ्रम है, क्योंकि जहाँ हमारे संविधान में प्रभुत्व संपन्न शब्द आ गया, संप्रभु शब्द आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर किसी का भी दबाव नहीं है, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। दूसरा प्रकार है समाजवादी। सत्ता कैसी होनी चाहिए? समाजवादी होनी चाहिए। समाजवादी का अर्थ ये है कि एक गरीब आदमी में, एक अमीर आदमी में जो अंतर होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि जो बीच का जो खाई होगी वो बहुत कम होगी। सभी लोग अमूमन बराबर होंगे। यहाँ के जो संसाधन होंगे वो सभी में वितरित किए जाएंगे। तो ये है समाजवाद। तीसरा शब्द है इसमें पंथ निरपेक्षता। अंग्रेजी में कह दें तो है सेकुलरिज्म, कि हमारी सत्ता को, सरकार को सेकुलरिज्म होना चाहिए, यानी कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। कोई कहता है कि पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सत्ता का, यानी कि सरकार का कोई भी धर्म नहीं होता। भारतीय सत्ता यानी कि भारतीय सरकार किसी भी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगी, किसी भी धर्म को हतोत्साहित नहीं करेगी, किसी भी धर्म को एकीकृत नहीं करेगी। वह सभी धर्म में तटस्थ रहेगी, यानी कि वह निष्पक्ष रूप से काम करेगी। उसके लिए सारे धर्म बराबर हैं, उसका खुद का धर्म नहीं है। जो धर्म है वो भारतीय जनता का धर्म है, सरकार का कोई धर्म नहीं है। यह है पंथ निरपेक्षता। अगला शब्द है इसमें लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक का अर्थ होता है लोक, यानी कि जनता के द्वारा जनता पर जनता का शासन, कि हमारे देश में जो सरकार बनेगी वो वोटिंग के माध्यम से बनेगी। जो शासन चलाया जाएगा वो निर्वाचन के माध्यम से चलाया जाएगा, यानी कि शासन होगा वो जनता का शासन होगा, ना कि किसी राजा का शासन होगा। इसी तरह गणराज्य का अर्थ होता है कि जो देश का अध्यक्ष होगा उसका निर्वाचन किया जाएगा, चाहे वो निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे वो निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हो। कुल मिलाकर बात यह है कि वह राजा, वह अध्यक्ष वंशानुगत अध्यक्ष नहीं होगा, वंशानुगत राजा नहीं होगा। तो ये है गणतंत्र का मतलब। तो शासन का तीसरा उद्देश्य क्या है? शासन का तीसरा उद्देश्य है कि न्याय। शासन न्याय पर आधारित होना चाहिए। अब वो न्याय कौन से न्याय हैं? तो वो न्याय है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सबसे पहले सामाजिक न्याय को आगे इसलिए किया गया है कि अगर
इन तीनों न्यायों में से अगर प्रायोरिटी करनी पड़े तो सबसे पहले हम सामाजिक न्याय को वरीयता देंगे। अगला उद्देश्य क्या है? वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 5 तरह की होनी चाहिए, यानी कि न्याय हमारे यहाँ 3 तरह के हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार की होनी चाहिए। वो है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, यानी कि इन 5 तरह की स्वतंत्रता होनी चाहिए हमारी सत्ता में। अगली है समता, समानता। समानता किस तरह की होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए प्रतिष्ठा की और अवसर की समता। किसी भी लोक नियोजन के काम में अवसर की समता होनी चाहिए। पढ़ेंगे हम इसके बारे में मूल अधिकार के चैप्टर में। अगला है बंधुता। जो बंधुता का जो आधार होगा वो होगा व्यक्ति की गरिमा के आधार पर, न कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा कितनी है। चाहे एक रिक्शे वाला हो, चाहे एक अमीर आदमी हो, उन दोनों की गरिमा एक सी होनी चाहिए। ये है बंधुता का आधार। राष्ट्र की एकता और अखंडता का जो आधार होगा वो होगा बंधुता के आधार पर। और अंत में थे स्वीकृति। इस उद्देश्य को, इस संविधान सभा को, यानी कि संविधान को जो स्वीकृति मिली है वो मिली है 26 नवंबर 1949 को। अब पढ़ेंगे हम उद्देश्य से संबंधित जो विवाद थे सुप्रीम कोर्ट में लाए गए, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, उन पर बात करेंगे। सबसे पहले इस उद्देश्य से संबंधित जो विवाद था वह विवाद था बेरुबारी मामला। इस बेरुबारी मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना यानी कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। इस बेरुबारी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तो स्वीकारी कि उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के विचार की कुंजी है। जहाँ कहीं भी संविधान का किसी भी शब्द का शब्द स्पष्ट न हो या अर्थ स्पष्ट न हो या संविधान निर्माताओं के विचार न समझ में आए तो उन विचारों को समझने में ये उद्देश्य का मदद करती है। यह बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारी। इस पर न्यायमूर्ति राजेंद्र गड़कर ने कहा फिर भी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि यह विधानमंडलों या राज्य के किसी भी अंग को महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान नहीं करता। इसके यानी कि प्रस्तावना के संविधान में न होने से संविधान के उद्देश्यों पर कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यह कहा गया बेरुबारी मामले में। अगर प्रश्न आता है कि किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बेरुबारी मामला। इससे संबंधित अगला वाद है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला। इस मामले में न्यायमूर्ति मधोलकर ने कहा कि इस उद्देश्य का पर गहन विचार मंथन की छाप है, क्योंकि संविधान सभा में उद्देश्य के मैटर पर खूब वाद विवाद हुआ है, चर्चा हुई है, तब जाकर संविधान निर्माताओं ने इसे विशेष स्थान दिया है। साथ में यह भी कहा है कि प्रस्तावना के संविधान का अंग न होने के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से विचार करना चाहिए। अगला वाद है गोलकनाथ मामला। इस मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा है कि यह उन सिद्धांतों का निचोड़ है, यानी कि उद्देश्य का उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिन पर सरकार को काम करना है। साथ में कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और अगला और महत्वपूर्ण वाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी मामले के डिसीजन को बिल्कुल पलटकर रख दिया। जहां बेरुबारी मामले में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, वहीं इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और अभिन्न भाग है। इस मामले में अधिकांश न्यायाधीशों ने संविधान सभा में जो वाद विवाद हुआ उनका हवाला देते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसका वाचन होना चाहिए, यानी कि निर्वचन होना चाहिए। साथ में यह भी कहा कि यह संविधान का अभिन्न अंग है। जैसे संविधान में संशोधन हो सकता है, उसी तरह इसमें भी
अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन हो सकता है, लेकिन इसमें मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। इस वाद में कहा गया कि हमारे संविधान का महल प्रस्तावना में वर्णित बुनियादी तत्वों पर टिका हुआ है। अगर इन तत्वों में से कोई भी एक तत्व हटा दिया जाए तो महल टूट जाएगा, गिर जाएगा, बिखर जाएगा, यानी कि संविधान की वो पहचान समाप्त हो जाएगी अगर इनमें से कोई भी बुनियादी तत्व हटा दिया जाए। हम आगे पढ़ेंगे कि वो बुनियादी तत्व कौन से हैं कि उनके हटा देने से संविधान अपनी पहचान खो देगा। कि प्रस्तावना में शामिल संविधान के बुनियादी तत्वों या विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत बदला नहीं जा सकता। जब सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के मामले में यह डिसाइड कर दिया कि इसमें संशोधन हो सकता है, तो इसके 3 साल बाद इंदिरा गांधी की सरकार में एक संशोधन हुआ जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के नाम से जाना जाता है। इस संशोधन में इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े और ये शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। कि इसके बुनियादी तत्व कौन से हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, जिन पर संशोधन नहीं हो सकता। वो बात है एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, सामाजिक न्याय और न्यायिक पुनरावलोकन ये प्रस्तावना के या संविधान के मूल तत्व हैं। यानी कि जो हमने बताए हैं मूल तत्व यानी बुनियादी तत्व कौन से हैं, तो वो हैं संघात्मक ढांचा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक पुनरावलोकन। ये क्या है? ये बुनियादी तत्व हैं। इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। जो कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा या किसी अन्य धार्मिक राष्ट्र बन जाएगा, तो वह बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि इसमें शब्द जोड़ा गया है वह है पंथ निरपेक्षता, जो इस बात को मजबूत करता है कि भारत की संरचना किसी भी धार्मिक आधार पर नहीं हो सकती। भारत न हिंदू राष्ट्र बन सकता है, न मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, न अन्य कोई धार्मिक राष्ट्र बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भारत की संरचना है, जो संविधान की संरचना है, वो है पंथ निरपेक्ष। भारत कैसा राष्ट्र है? तो भारत है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। अब पढ़ेंगे हम प्रस्तावना से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में उनके बारे में, कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो इसका उत्तर होगा कि संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है, और वो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान का विचार कहाँ से लिया गया है या संविधान की भाषा कहाँ से ली गई है। तो संविधान का विचार लिया है हमने अमेरिका के संविधान से, और संविधान की भाषा ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हम भारत के लोग शब्द दिए हैं प्रस्तावना में, वो शब्द लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा है? तो आपका उत्तर होगा N.A. पालखीवाला ने। N.A. पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। अगला प्रश्न है इससे संबंधित कि प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा है? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि प्रस्तावना को जन्म कुंडली K.M. मुंशी ने कहा है। अगर प्रश्न आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा लाया गया, तो हम बता चुके हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष लाया गया। कब लाया गया? तो ये लाया गया 13 दिसंबर 1946 को। इस पर अंतिम मोहर कब लगी, यानी कि इसे कब स्वीकार किया गया, ये भी कह सकते हैं इसे कब पारित किया गया? तो पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो वो है B.N. राव। जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसकी ड्राफ्टिंग किसने तैयार की?
BN राव ने। इस उद्देश्य प्रस्ताव के ड्राफ्टिंग को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी को किसने दिया? BN राव ने। कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? तो वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस तरह के यानी कितने तरह की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो वो है 3 तरह के न्याय की। और वो न्याय 3 तरह के कौन से हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया है 5 प्रकार की। वो 5 प्रकार कौन से हैं? तो वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगला प्रश्न है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? तो आपका उत्तर होगा बेरुवारी मामला 1960। किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? तो वो है SR बोम्बई मामला 1994। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की मौलिक संरचना के रूप में स्वीकारा? तो वो वाद है केशवानंद भारती मामला 1973। अगला प्रश्न है कि जो 3 तरह के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों तरह के न्याय कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए रूस के संविधान से। संविधान को कब अंगीकृत किया गया यानी कब स्वीकार किया गया? तो वो तारीख है 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को प्रत्येक साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।